तो आज की जो हमारी ये क्लास है यूजीसी नेट समाज कार्य की, जिसका एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है। वहीं हम लोग बात कर रहे हैं मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर के बारे में, यानी एम्स के बारे में, एम्स मेडिकल सोशल वर्क के बारे में। तो मैंने लास्ट टाइम में आप लोगों से अमेरिका और इंग्लैंड समाज कार्य के इतिहास के बारे में बात कर चुका हूँ। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको लिखवा दिया है। और जो हमारी कल की क्लास हुई थी वो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हुई थी, हमने उस पर भी चर्चा कर रखा है ना। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं भारत में समाज कार्य का इतिहास, है ना। तो यानी मैं आपसे ये कह दूं कि हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया के बारे में हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है कि भारतीय समाज कार्य एक परंपरागत समाज रहा है, ठीक है। और भारतीय समाज अति प्राचीन काल में ही एक प्रकार का साम्यवादी समाज था, जिसमें निजी संपत्ति का जन्म अभी नहीं हुआ था। मतलब निजी संपत्ति का जन्म अभी नहीं हुआ था उस समय जब साम्यवादी समाज था उस समय। और निजी संपत्ति के जन्म के साथ ही राजा का जन्म भी हुआ। तो युद्ध से जीती हुई संपत्ति विजेता को ही मिल जाती थी उस समय, और जिसे वितरित करना उसकी अपनी इच्छा पर आधारित था, यानी उसकी इच्छा पर था ये चीज़ें, ठीक है। तो ये बेसिकली प्राचीन समय के समाज कार्य की बात हो रही है, जहाँ पर आप देखेंगे अभी कि पीड़ितों की सहायता करना प्राचीन काल से ही चला आ रहा था। भारत की एक परंपरा थी ये, है ना। तो उस समय एक विद्वान आए थे जिनका नाम था मजुमदार, है ना। एक विद्वान थे जिनका नाम था मजुमदार। इन्होंने क्या बोला कि राजा, व्यापारी, जमींदार और अन्य सहायता संगठन धर्म के पवित्र कार्य को संपन्न करने के लिए एक दूसरे की सहायता करने में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते थे। उस समय जब मजुमदार का प्राचीन काल की बात हम कर रहे हैं, वे विद्वान थे मजुमदार उस समय। उन्होंने एक परिभाषा देते हुए बताया था कि किस तरीके से जो निर्धन व्यक्ति है, जो अक्षम व्यक्ति है, उसको किस तरीके से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा था। तो वो राजा एक था, एक व्यापारी था, एक जमींदार था, अन्य सहायता संगठन कुछ थे, जहाँ पे धर्म के पवित्र कार्यों को संपन्न करने के लिए एक दूसरे की मदद करते थे। आज भी कहीं कहीं होता है, ऐसी बात नहीं कि आज नहीं होता, आज भी ये चीज़ें कुछ जगह चलाई जाती हैं। फिर उसके बाद हड़प्पा संस्कृति से लेकर बौद्ध काल तक जो है जनता की भलाई के लिए उपदेश दिए जाते थे। बुद्ध अपने जीवन काल में काफ़ी लोगों को उपदेश दिया करते थे। मौर्य काल में भी जनता की भलाई के लिए भी उपदेश दिए गए थे। अशोक ने भी कहा कि सहायता के लिए मेरी प्रजा किसी भी समय मुझसे मिल सकती है, चाहे मैं अंतःपुरा में ही क्यों ना रहूं, ठीक है। गुप्त काल में, हर्ष के काल में भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएं जो है देखने को मिली थी, है ना। ओके, ठीक है, मैं इनको एक बार ज्वाइन कर लेता हूँ। तो इस तरीके की जो थी पहले के प्राचीन काल का, बेसिकली प्राचीन काल से अगर प्रश्न वगैरह नहीं पूछे जाते हैं, बट मैंने थोड़ा सा आप लोगों से यहाँ पे रूबरू करवा दिया कि भारतीय जो समाज रहा, जब कभी आप समाज कार्य इतिहास के बारे में पढ़ाएं तो 2-3 शब्द आप इस तरीके से शुरुआत में बोल सकते हैं कि भारतीय समाज जो है एक परंपरागत समाज रहा है। और भारतीय समाज की जो अगर हम इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल से ही एक साम्यवादी समाज था। अच्छा, जानते हैं साम्यवादी समाज क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछ भी ले कि साम्यवादी समाज की परिभाषा बताए, किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताने वाले हैं? साम्यवादी शब्द का बेसिकली अगर कहीं पेपर में पूछा भी जाता है तो वो शब्द बेसिकली कार्ल मार्क्स को आता है। वहाँ अगर हम बात करें तो कार्ल मार्क्स महोदय की भूमिका हमें देखने को मिलती है। तो साम्यवादी जो शब्द है ना, वो सामाजिक राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत आता है। एक विचारधाराएं हैं जिसमें संरचनात्मक स्तर पर एक समतामूलक जो है वर्ग विहीन समाज की स्थापना करती है। तो वो साम्यवादी समाज था, उस समय की बात कर रहा था मैं आप लोगों से, है ना। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर निजी संपत्ति का जन्म हुआ वहाँ पर, तो उसी के साथ साथ राजा का भी जन्म हुआ। तो जैसे राजा जब युद्ध करते थे, जो हार जाता था उसकी संपत्ति वो छीन लेते थे या उसको हासिल हो जाती थी। अब वो चाहे संपत्ति प्रजा में दान कर दे या चाहे अपने राज्य का विस्तार करे, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता था, राजा के ऊपर। तो वो भी बेसिकली क्या करता था, प्रजा की भलाई के लिए ही काम करता था। तो उस समय एक विद्वान आए थे मजुमदार महोदय, तो उन्होंने परिभाषा दिया था कि भाई राजा था, व्यापारी था, जमींदार थे ये, और संगठन भी कुछ थे, और जहाँ पे धर्म भी भूमिका निभा रही थी। इनकी मदद से लोगों को क्या किया जाता था, समाज में या समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता था। जो अक्षम लोग थे उनकी मदद की जाती थी। इस तरीके की बात उस समय थी,
ठीक है, प्राचीन समय की बात बताए। अगर हम बात करें हेलन क्लार्क के अकॉर्डिंग, तो उस समय उन्होंने क्या बोला था भाई, दान दया वगैरह चीज़ रिप्रेजेंट किया था। तो वो भी चीज़ें यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, है ना। समाज कार्य। फिर भारत में जब मुसलमान आए तो उन्होंने भी अपने धर्म के आदेशानुसार दान पुण्य पर अधिक धन व्यय किया था, मतलब अधिक खर्च उन्होंने भी किया। ठीक है, अब पेपर में ये सारी चीज़ें नहीं आती, बशर्ते आप इसको समझिए थोड़ा सा, है ना। जब भारत में मुसलमान आए तो वो भी अपने धर्म को लेकर जो है दान पुण्य करने लगे, तो ये भी एक प्रकार का सोशल वर्क का ही पार्ट बनता था। ठीक है, इस्लाम में अगर हम बात करते हैं, जक़ात एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष अपनी संपत्ति और विशेष प्रकार का धन स्वर्ण का 1.5% भाग जो है जक़ात के रूप में व्यय करते थे। मतलब जितना कमाते थे उसका 2.5% क्या करते थे, प्रजा में हो या लोगों में जो है वितरित कर देते थे। और ये वितरित जो करना था, जो अक्षम थे, ठीक है, उनकी मदद करता था। जो गरीब लोग थे उनकी मदद होता था उस पैसों से। ठीक है, और जक़ात की रकम जो होती थी, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, जक़ात की जो रकम होती थी वो निर्धन एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों पर व्यय की जाती थी। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है कि किस तरीके से ये चीज़ें देखने को मिली थी। अब इसके अतिरिक्त इस्लाम में एक संस्था है खैरात की भी, तो उसके अकॉर्डिंग कहा गया कि जो अभावग्रस्त व्यक्ति थे उनको आर्थिक सहायता व्यक्तिगत रूप से भी की जाती थी। इसके लिए कोई दर निश्चित नहीं की गई थी कि भाई व्यक्तिगत कितना खर्च होगा, मतलब कोई ये रेट नहीं था कि भाई आप 500-1000 रुपये इतना ही देना है, जितनी जिसकी इच्छा उसने इच्छा अनुसार जो है दे सकता है, ऐसी बात कही गई थी। ठीक है, तो सिंपल चीज़ें हैं, यहाँ से समझते चलिए। भारत में काफ़ी अधिक समय से जो है पारसी लोग भी रहते थे। तो पारसियों के धर्म में क्या था, उसमें भी दान का बहुत बड़ा महत्व था। तो पारसियों ने यहाँ धर्मशाला, तालाब, कुएं, विद्यालय इत्यादि बनवाए। उन्होंने बहुत से न्यास स्थापित भी किए, जिसमें से एक प्रसिद्ध न्यास थे बॉम्बे पारसी पंचायत ट्रस्ट फंड। ठीक है, ये भी नाम आप लोगों ने सुना ही होगा पारसियों में। हालांकि पेपर में तो नहीं उतना आता है, लेकिन इसका नाम आप लोगों ने ऑप्शन वगैरह में देखा होगा, बॉम्बे पारसी के बारे में देखा कि नहीं। ये पंचायत ट्रस्ट है, बताइए, पंचायत ट्रस्ट देखा ना, समझा। तो यही चीज़ें हैं, ये बेसिकली क्या है, बॉम्बे पारसी ये जो पंचायत ट्रस्ट है इसकी भी एक भूमिका थी। और इसमें बेसिकली 7 ट्रस्टी थे। ठीक है, 7 टाइप के ट्रस्टी थे। और ये बेसिकली इसकी स्थापना जो है 1670 के दशक में हुई थी। इसकी स्थापना जो है 1670 के दशक में हुई थी। और यह एक धर्मार्थ ट्रस्ट था और शहर का सबसे बड़ा और निजी जमींदार था। और जो पारसी समुदाय के निम्न और मध्यम वर्ग के सदस्य थे उनके लिए बेसिकली ये था। तो मुंबई का सबसे पुराना और सबसे अमीर दान भी इसी ट्रस्ट को बोला गया था कि जो है बॉम्बे पारसी ट्रस्ट। उस समय की बात है, 1670 के दशक में यही चीज़ें आई थी। ठीक है, तो ये भी चाहे तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, है ना। तो इसमें जैसे मिस्त्री हो गया, है ना, और बहुत सारी चीज़ें आती थी, बहुत सारे एक्ट वगैरह होते थे इसमें। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली थी इसमें। बेसिकली उतना पेपर में ये भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और इन प्रयासों से उद्देश्यों में देखा जाए तो पारसी विधवाओं की जो है सहायता, पारसी बालिकाओं की विवाह संबंधी सहायता, नेत्रहीन पारसियों की सहायता, निर्धन पारसियों की सहायता और धार्मिक शिक्षा से संबंधित सहायता। बहुत सरल सरल शब्दों में लिखा हुआ है, आप समझ भी रहे होंगे पढ़ के भी, है ना, सेंटेंस को भी। उसके बाद समाज सुधार आंदोलन हुआ। जब अंग्रेज भारत में आए तो क्रिश्चियंस मिशन, देखो सबसे पहले मैंने शुरुआत में बताया भी था अमेरिका में किस तरीके से समाज कार्य को लेकर बढ़ावा दिया गया था, है ना, अमेरिका में। तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा भी था, मैंने समझाया भी था कि एक उससे चर्च के माध्यम से करते थे, एक चर्च के माध्यम से करते थे। लेकिन यहाँ पे बेसिकली सोशल रिफॉर्म मोमेंट है। तो सोशल रिफॉर्म मोमेंट में क्या हुआ कि अंग्रेज जब भारत में आए तो क्रिश्चियन मिशनरों या मिशनों में से भी यहाँ अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और क्रिश्चियंस मिशंस में जो मिशनों हैं, इन्होंने अपने धर्म का प्रचार के संबंध में विभिन्न प्रकार के समाज कल्याण संबंधी कार्य करने लगे। ठीक है, ये क्रिश्चियन, जी जी बताएं सर, वो ज्वाइनिंग के लिए मैसेज आ रहे हैं। ओके सर, तो ये क्रिश्चियन मिशनों का एक अहम भूमिका हमें देखने को यहाँ पर मिली थी, है ना। तो इन चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये शुरुआत में बेसिकली देखने को मिला था। तो अमेरिका से ये चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं कि भाई उस समय इस तरीके से हो रहा था, तो अब भी ये सारी चीज़ें चल रही है। ठीक है, आवाज़ क्लियर है मेरी? एक बार बताइए जरा, आवाज़ स्पष्ट है? जी सर। हाँ यस सर, मेरे यहाँ क्लियर है।
ठीक है। फिर उसके बाद एक बंगाल में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 1780 में बंगाल में श्री रामपुर मिशन की स्थापना हुई है ना। अब बंगाल में जब श्री रामपुर मिशन की स्थापना हुई 1780 में, तो ये बेसिकली बाल विवाह और बालिकाओं की हत्या, सती प्रथा, विधवा विवाह जैसे क्षेत्रों में सुधार को लेकर बात किया गया था इसमें, है ना। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि जो 1780 का था बंगाल में श्री रामपुर मिशन की स्थापना जो हुई थी, ये किससे संबंधित थी? तो बाल विवाह से, बालिका की हत्या, सती प्रथा, विधवा विवाह जैसे क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता का महसूस किया गया। तो उसी समय एक चार्टर एक्ट भी आया था, चार्टर एक्ट। अब ये जो चार्टर एक्ट है, हालांकि उसके कुछ समय बाद आया, जिसको 1813 के अंतर्गत माना जाता है, जिसमें 1813 में कहा गया कि शिक्षा के विकास का प्रावधान किया गया और ईसाई मिशनरियों के द्वारा किए जाने वाले कार्य को स्वीकार कर लिया गया। तो ये जो काम कर रहे थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि यहाँ पे बाल विवाह हो जाएगा, बहु विवाह हो गया, बालिका हत्या, सती और विधवा विवाह का निषेध के विरुद्ध आवाज उठाई गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें स्वीकृति प्रदान की गई। अब ये स्वीकृति जो दी गई, ये ईसाई मिशनरियों के द्वारा दी गई। और कब दी गई थी? तो 1813 में, ये चार्टर एक्ट में की गई थी। तो वो एक्सेप्ट हो गया एक प्रकार से। फिर इसके अतिरिक्त इस मिशन के जाति प्रथा के विरुद्ध भी प्रचार किया गया। देखो, विरुद्ध लिखा भी है। फिर अपने इन विचारों पर क्रियाशील रूप प्रदान किया और इसी मिशन से अनेक समाज कल्याण संस्थाएं भी स्थापित कर दी गई। ठीक है, इन्हीं के द्वारा अभावग्रस्त और जो पीड़ित लोग थे उनकी मदद करने लगा। तो ये चीज़ें थी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी के अंत में फिर क्रिश्चियंस मिशनरों या ईसाई मिशनरों का प्रचार जो है भारत में विचारशील लोगों के लिए चुनौती के रूप में रखा गया और इसी चुनौतियों को सामना करने के लिए अनेक लोग तैयार हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक जैसे व्यक्ति का नाम आता है राजा राम मोहन राय जी। ठीक है, इन्होंने भारत की प्रथाओं में सुधार लाने का बहुत प्रयास किया। इनके बारे में आपको भली भांति तरीके से मालूम होगा, परिचित भी होंगे आप सभी लोग इनके बारे में, है ना। फिर उसके बाद इन्होंने विशेष प्रकार की जाति प्रथा और सती प्रथा का विरोध किया और अनेक शैक्षिक संस्था की भी स्थापना की। इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की, जिसका उद्देश्य ये था कि हिंदुओं को क्रिश्चियंस धर्म स्वीकृति करने से सुरक्षित रखना था। और ब्रह्म समाज में अकाल सहायता या उसके बाद बालिका शिक्षा, स्त्रियों का उत्थान, मद्य निषेध और दान प्रोत्साहन इत्यादि जैसे कार्य भी इन्होंने किए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो आपने क्या अभी तक देखा, ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था। आपने देखा कि भारतीय जो समाज है वो परंपरा समाज रहा है, परंपरागत समाज रहा है। जब आपने देखा कि जैसे निजी संपत्ति का जब जन्म हुआ था तो उसी समय राजा का भी जन्म हुआ था। ठीक है, ये अप्लाइड प्रश्न देखने को मिलते हैं इसमें। और फिर उसके बाद मजुमदार ने एक परिभाषा दे दी और अपने परिभाषा में एक राजा, व्यापारी, जमींदार, संगठन और धर्म जैसे पवित्र कार्यों को संपन्न करने की लेकर बात भी किया इन्होंने। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं हड़प्पा संस्कृति से लेकर बौद्ध काल तक भी जनता की भलाई ही कहीं ना कहीं हुई है। उसके बाद आपने ये चीज़ें देखा। फिर उसके बाद आपने मुसलमान जब भारत में आए तो इन लोगों ने भी दान पुण्य करने लगे, अधिक व्यय करने लगे, तो इससे भी इन्होंने कहा कि भाई ये समाज कार्य हो रहा है। फिर उसके बाद एक इस्लाम में जकात शब्द आया। जकात में आपको ध्यान रखना है, एक शब्द जो पेपर में बन सकता है कितना प्रतिशत, तो 2.5%, 2.5%, है ना। तो इसको आप ध्यान रखिए, 2.5% जो कमाते थे या जो भी अर्निंग करते थे उसका जो है वो खर्च करते थे। वो बेसिकली किस पे होता था? जो अभावग्रस्त व्यक्ति थे, जो निर्धन व्यक्ति थे, उनके लिए हुआ करता था वो, है ना। तो ये चीजें थी। प्रश्न है जी बिल्कुल। अभी जो CSR है वो कितना है, कितना परसेंट है CSR? CSR तो वो आपका वो है ना, क्या नाम है, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, सोशल रिस्पांसिबिलिटी। हाँ। तो किसमें CSR है? वो कॉन्सेप्ट भी यहीं से लिया गया है। देखिए वो जो CSR का कॉन्सेप्ट है जी एक्चुअल में, जी जी हाँ, बोलिए बोलिए, क्या कर रहे हैं आप? कोऑपरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व, जो CSR का कॉन्सेप्ट है वो इसी से लिया गया। देखिए सर, वो बेसिकली, देखिए एक चीज़ आपको ये ध्यान रखने वाली, देखिए एक चीज़ आप ध्यान ये रखिएगा, जो CSR की आप बात कर रहे हैं सर, ये बेसिकली समाज के बीच में और व्यक्ति के बीच में बेसिकली एक प्रकार का प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कार्य करता है। तो मैं आपको यहाँ पे समाज कार्य इतिहास के बारे में बात कर रहा हूँ
अभी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आई कि इंडिविजुअल, हाँ अगर आपको बात करें कि किसी प्रोडक्ट के गुणवत्ता में सुधार करना है, किसी आर्थिक चीज़ों की विकास करनी है, तो वो भूमिका हमें सीएसआर में देखने को मिलती है, जो आप अभी हमें सर सीएस सर 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 सीएसआर की जो भूमिका है उसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि सरकार के द्वारा जो छूट गए कार्य हैं या जहां तक अभी उनकी कभी पहुंच नहीं हो पाती है उस क्षेत्र में कार्य करना, ये सीएसआर की भूमिका होती है। देखिए सीएसआर की भूमिका तो भाई है ही है, जो चीज़ें रह गई हैं उस चीज़ों को फुलफिल करना है व्यावसायिक दृष्टिकोण से, है ना, बेसिकली वो भी व्यावसायिक दृष्टिकोण से। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो चीज़ें अलग हैं थोड़ी सी, और हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं ये थोड़ा सा हम नीचे से बात कर रहे हैं समाज कार्य के इतिहास में। हाँ सर, तो समाज ये कल्याण हाँ, तो ये थोड़ा सा वहाँ पे इन चीज़ों को आप कोरिलेट ना करें, है ना, हाँ थोड़ा, हाँ उसको रिलेट ना करें आप, है ना, तो ये अलग थोड़ा सा। सर उसमें भी यही आता है कि जो कॉर्पोरेट जो हाउसेज होते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, हाँ उनका एक टर्नओवर जैसे 100 करोड़ या 200 करोड़ के ऊपर होता है ना, हाँ तो उसका 2% उनको अपने प्रॉफिट का समाज कल्याण में लगाना होता है। हाँ, अच्छा ये ओके 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 ओके, मतलब आपने एक एग्जांपल दिया, जैसे आप ये बोल सकते नहीं, ये बोल सकते मैं हैं, यही कहना चाह रहा था कि हाँ नहीं नहीं ये बोल सकते हो, मैं कहना हाँ चाह रहा था जिस तरीके से 2% जो यहाँ पे आपने एक्सट्रीम बताया ना, हाँ 2.5%, सीएसआर चलता है हाँ कंपनी टर्नओवर का हाँ हाँ ये आप कहते तो ठीक था, हाँ मैंने ये सोचा कि आप कह रहे हो कि ठीक उसी प्रकार से, नहीं नहीं मैं ठीक, आप सही बोल रहे हो, आप सही बोल मैं रहे यही हो, कहना चाह रहा था क्योंकि वो सीएसआर का जो कॉन्सेप्ट उठाया गया है वो हिस्ट्री के इसी बैकग्राउंड से उठाया गया है। नहीं तो फिर उस समय सीएसआर नहीं था सर, जिस समय की बात करें तो हमें ऐसा भी नहीं कह सकते कि कॉन्सेप्ट यहीं से लिया गया वो, बल्कि हाँ ये कह सकते हो कि समाज कार्य का इतिहास के आधार पे सीएसआर को जो है कॉन्सेप्ट लिया गया है, आधार हाँ हाँ इसको कह CSR सकते को हैं, बनाया गया है। हाँ आप ऐसा भी बोल सकते, ये ठीक था। तो फिर उसके बाद देखिए बहुत पुरानी बात है ना, ये सब हम लोग बहुत डीप में चल रहे हैं, बहुत नीचे से आ रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए ज्योतिबा फूले महोदय आए। ज्योतिबा फूले महोदय के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी है, सत्यशोधक समाज के बारे में, है ना। उन्होंने देखिए जाति प्रथा के सुधार के लिए प्रयास के काम किए, अनेक संस्थाएं भी बनाए, अनाथालय और बालिका विद्यालय इत्यादि जैसे स्थापित भी किए इन्होंने। तो ये भी एक समाज कार्य का ही पार्ट बना, है ना, जहाँ पे लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा गया और जो अभावग्रस्त व्यक्ति थे, जो अक्षम व्यक्ति थे, उनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा गया। तो ये ज्योतिबा फूले महोदय ने भी एक अहम भूमिका निभाई है समाज कार्य में। फिर उसके बाद 18वीं 19वीं शताब्दी आए। जब हम हेलन क्लार्क की बात करते हैं तो 18वीं शताब्दी में हमारे जेहन में एक चीज़ आता है कि इन्होंने मानवतावाद को एक अहम भूमिका निभाया, मानवतावाद पे ज़्यादातर बल दिया, मानवतावाद पे। और जब हम बात करते हैं 18वीं और 19वीं शताब्दी को लेकर, समाज सुधार को लेकर, तो जितने भी समाज सुधारक हैं उनकी भूमिका हमें देखने को मिलती है। जब हम समाज कार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यहाँ पे समाज सेवा की पद्धतियों का मुख्य रूप से दो उद्देश्य बनाए गए 18वीं और 19वीं शताब्दी में। अब समाज सेवा की भारत में जो पद्धतियां थी वो मुख्य रूप से दो टाइप की थी। एक, इन्होंने कहा कि भारत में जो सामाजिक और धार्मिक ढांचे हैं, जो स्ट्रक्चर हैं, उनका पुनः जीवित करना है आपको, और विदेशी धर्म और संस्कृति से उनको सुरक्षित रखना है। ठीक है, तो एक तो ये बना, और ये बात हुई थी 18वीं और 19वीं शताब्दी में। ठीक है, वहीं दूसरी अगर बात करें तो संस्थाएं भूमिका निभाने लगी, जैसे कि समाजसेवी संस्थाएं स्थापित किए गए, और भारत के जो निवासी थे उनको क्रिश्चियंस मिशनरों के द्वारा स्थापित समाज सेवाओं के प्रयोग की आवश्यकता न रह जाए, इस प्रकार यहाँ की समाज सेवा क्रिश्चियंस मिशनरों के द्वारा स्थापित सामाजिक सेवाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन देने लगा। मतलब एक प्रकार से उनको मोटिवेट किया गया जो इन कार्यों में आगे बढ़कर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत में जो समाज सेवा की भूमिका रही, एक संस्था की मानी जाती है भूमिका, और एक सुरक्षित को मानी जाती है, जिसे सामाजिक और धार्मिक ढांचे को सुरक्षित करने को लेकर मानी गई, है ना। तो बेसिकली अब सुरक्षित करना क्या है, संस्कृति को, है ना, और जो बिहेवियर है अवांछनीय उसको दूर हटाना है, और वांछनीय बिहेवियर को आगे बढ़ाना है, इनको सुरक्षित करना था। ये बेसिकली एक दो टाइप के मोटो रखे गए थे 18वीं और 19वीं शताब्दी में। ध्यान रखिएगा, अगर हेलन क्लार्क आएगा तो मानवतावाद होगा, और जब समाज सुधार की बात होगी धार्मिक और सांस्कृतिक के आधार पे, तो वहां पे जितने भी समाज सुधारक हैं उनके नाम आ जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें चार्ल्स जो है द चार्ल्स एक्ट आता है 1813 में।
इसके अंतर्गत शिक्षा के विकास का प्रावधान किया गया और अंग्रेजों के द्वारा किए गए कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई। तो इन लोगों ने शिक्षा के प्रसार पर जो है बल दिया और राजा राम मोहन राय ने अपने पहले भारतीय थे जिन्होंने समाज में ऐसी शक्तियों की गति दिया और जिससे कई सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुदेव जैसे बहु विवाह हो जाए, बाल विवाह हो जाए, सती प्रथा हो जाएगा इत्यादि बहुत सारे कार्य थे, ये जो अवांछनीय थे इनको दूर करने का काम किया गया। तो सती प्रथा का विरोध में उनका जो प्रथम लेख आया 1818 में प्रकाशित हुआ था, पहला विरोध था और उन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित कर दिया गया। सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। फिर 1815 में इन्होंने आत्मीय समाज की स्थापना कर दी। हालांकि वहां पे भी अलग हो गया, अलगाव हो गया था, ये बातें मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर का काफी ज्यादा फेमस रहा यंग बंगा, वो देवबंद आंदोलन है ना, सॉरी आत्मीय सभा, ठीक है, और एक देवबंद आंदोलन। एक था 1828 में, फिर ब्रह्म समाज आया, वो विकसित हुआ, वहां पे उन्होंने मूर्ति पूजा का फिर विरोध कर दिया, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। फिर हिंदू रीमैरिज एक्ट आया 1856 में, ये भी हमें इतिहास में ही देखने को मिलता है ना, हिंदू रीमैरिज एक्ट। हिंदू रीमैरिज एक्ट को कई बार एग्जाम में पेपर में जो है प्रश्न बनकर पूछा जाता है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे बताइए? हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम। जी क्या करें आप सर? हाँ, तो हाँ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदू, पेपर में आता है हिंदू पुनर्विवाह एक्ट बोलते हैं और इसकी स्थापना 1856 में, काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड आ गई है आप लोगों के पास जो पेपर में आता है, पूछा जाता है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इसी स्लाइड को। सबसे पहली बात तो ये सुनिए आप सभी लोग कि 16 जुलाई को, सबसे पहली बात 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाया गया। ये बात ध्यान रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान देने वाली चीजें हैं, हम लोगों को पेपर में पूछा जाता है। और फिर उसके बाद हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को जब वैध कर दिया गया तो उस समय एक और नाम आता है लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान इसको क्या किया गया? तैयार किया गया। तो ये दूसरी बात आपको ध्यान रखना होगा, लॉर्ड डलहौजी के समय, है ना, इसको इस कार्यकाल में इनको तैयार किया गया था हिंदू रीमैरिज एक्ट को। और फिर आप ध्यान रखिएगा कि 1856 वाला जो ये एक्ट है ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा फिर क्या हुआ? पारित हुआ। ध्यान से सुनिएगा, लॉर्ड कैनिंग का भी नाम आता है, लॉर्ड डलहौजी का भी नाम आता है, इनके नाम आपको ध्यान रखने होंगे। ये पारित हुआ और हिंदू विधवा पुनर्विवाह को सबसे पहले वैध बनाया किसने? सबसे पहले वैध बनाया, तो जाहिर सी बात है जब इसने पारित भी किया है तो यही वैध भी बनाएगा, तो इसलिए सबसे पहले अगर वैध की बात आती है तो लॉर्ड कैनिंग का ही नाम आता है। और इसी अधिनियम में उन सभी विधवाओं को वे सभी अधिकार और विरासत भी प्रदान किए गए जो उन्हें उसकी पहली शादी के समय मिले थे। वही अधिकार यहाँ पर भी इस एक्ट में शामिल कर दिए गए थे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इस कानून से पहले सती प्रथा को भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में, ध्यान रखने वाली बात ये भी है, इसी से संबंधित है वो, तो 1829 में इसको समाप्त कर दिया था, ठीक है, इसको फिर जो सती प्रथा था इसको समाप्त कर दिया था। तो ये 4-5 जो मैंने फैक्ट बताए हैं आपके पेपर में हुबहू ऐसे पूछे जाते हैं। अब सुनिए, केशव चंद्र सेन के एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने स्त्री शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया और ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक और समाज सुधारक थे जिनके प्रयासों के द्वारा हिंदू रीमैरिज एक्ट 1856 पारित किया गया। अब कभी कभी पेपर में पूछ लेता है ना, भारतीय समाज सुधारक का नाम पूछता है तो केशव चंद्र सेन का भी उसमें नाम आ जाता है कभी कभी, और ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी ऑप्शन रहते हैं, और भी कुछ विद्वान रहते हैं ऑप्शन में। तो आपको ना जब हिंदू रीमैरिज या हिंदू पुनर्विवाह एक्ट करके आए और तो नाम पूछे तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर का ही नाम लगा के आइएगा आप सभी लोग। शायद अक्टूबर 2022 में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया था समाज कार्य में, इसलिए आप सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा। संस्थापक में अगर हम बात करें नाम को लेकर, पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों के कारण ही ये पारित हुआ था, इसलिए इनकी भूमिका अहम मानी जाती है ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का। फिर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, जस्टिस रनाडे ने विधवा पुनः विवाह के लिए एक संघ बनाया, एक एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
अब इसमें अगर हम बात करें आप लोगों से, 1861 में विंडो मैरिज एसोसिएशन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? 1861 में विधवा विवाह संघ, है ना। तो ये आपका 18 जो है, अगर हम बात करें तो 1861 में, है ना, किसमें? 1861 में। तो यहाँ पे भूमिका आती है विंडो मैरिज एसोसिएशन की। स्थापना पूछेगा तो आप लोग यही नाम लगा के आएंगे, कोई अलग नाम आप सभी लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है। ईश्वरचंद विद्यासागर का, सॉरी, जस्टिस रनाडे का, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को मालूम है 1861 विंडो मैरिज एसोसिएशन? नहीं मालूम है? नहीं सर, जानकारी नहीं। ओके, और भी कोई स्टूडेंट हैं जिनको मालूम है इसके बारे में? जी सर। बताइए। विधवा विवाह संघ, चलो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। तो सुनो, मैं आपको बता दूं, रनाडे महोदय एक ऐसे विद्वान हैं, समझने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग। रनाडे जी ने विधवा पुनर्विवाह में, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह में इसकी एक अहम भूमिका मानी है, क्योंकि विवाह को जो है विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए इन्होंने ही भूमिका निभाई है। तो जब सबसे पहले इन्होंने जब इसकी स्थापना की थी, इस संघ की, तो वह वर्ष हमें देखने को मिलता है 1861, ठीक है, 1861 इसका गठन हुआ। अब फिर आपको बता दूं, इसके जो सहयोगी के रूप में है, सॉरी 1861 नहीं होगा, 1891 होगा। ये तो बेसिकली याद ये करिएगा, ठीक है, याद ये करिएगा कि विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन के लिए जो विंडो रीमैरिज की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए आप समझिएगा, रीमैरिज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैरिज अभी नहीं, अभी इसको समझिए। तो रीमैरिज जो एसोसिएशन था वो 1891 में आया, 1891 में आया। आपको बता दूं, कभी कभी आपने ऑप्शन में एक नाम देखते हैं डीके कर्वे का भी नाम अभी आता है, देखिए ध्यान सुनिए। फिर उस समय 1899 में, 1899 में पूना में एक विधवा आश्रम संघ आया, और उसमें भूमिका किसकी निभाई गई? कौन निभाया? डीके कर्वे ने निभाया। डीके कर्वे का पूरा नाम जानते हैं आप लोग? क्या नाम है? धोंधो केशव कर्वे नाम है इनका, ठीक है। और इन्होंने विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। अब इन दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही था। इनका कहना यह था कि विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर जीवन को एक नई दृष्टि से देखने के लिए उत्साहित करना था, ठीक है। क्या करना था उनको? एक प्रकार से मोटिव करना था उनको, है ना। तो उस समय फिर कर्वे ने विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा का जो है विशेष बल दिया। अभी कर्वे ने दिया विशेष बल, तो कर्वे ने दिया। और फिर उन्होंने एक विधवा के लिए एक विधवा से विवाह किया, और वो आपको बता दूं, डीके कर्वे ने विवाह किसने किया था? ध्यान रखिएगा, डीके कर्वे ने। और कब किया था? 1893 में, 1893 में किया था। और फिर 1816 में मुंबई में एक पहला स्कूल खोला गया महिलाओं के लिए। कई बार एग्जाम में प्रश्न में पेपर में आता है कि भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना मुंबई में की गई है, और वो कब की गई है, तो ये याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। 1916 में की गई थी, 1916 में किया गया था मुंबई में पहली बार भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। अब फिर उसके बाद पंजाब में प्रार्थना समाज के प्रचार प्रसार हुए, और जो पंजाब में प्रचार प्रसार हुआ प्रार्थना समाज का, ध्यान से समझिएगा, यही केवल विंडो मैरिज एसोसिएशन में इतनी सारी पॉइंट आ रही हैं। जब इनका प्रचार प्रसार हुआ तो वो पंजाब में केवल किया था, उसका श्रेय जाता है दयाल सिंह को। पंजाब में किसने किया था? दयाल सिंह ने किया था। और ये जानते क्या, मैं प्रार्थना समाज की बात कर रहा हूँ। और इन्होंने ही इसी विचारधारा को फैलाने के लिए एक दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना हुई। दयाल सिंह के नाम से ही एक कॉलेज की स्थापना हुई, और वह वर्ष था 1910, जो दयाल सिंह कॉलेज है। रिलेट करता है प्रार्थना समाज, और प्रार्थना समाज यहाँ पर भूमिका निभाता है इसमें थोड़ा सा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि दक्षिण भारत में, अब बात करते हैं दक्षिण भारत में, तो समाज के प्रचार प्रसार का सबसे अधिक श्रेय तेलुगु भाषा का था। और वहां पर अगर किसी को भूमिका गई है तो बीरेश लिंगम का नाम आता है।
क्या नाम आता है, वीरेश लिंगम की भूमिका आती है। और ये आपको मालूम है, मैं साउथ भारत की कर रहा हूँ। अब आप देख लीजिए, ये नीचे साउथ होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, ये तो आपको मालूम ही होगा, है ना। तो इस क्षेत्र के ये कब आया था दक्षिण भारत में? ये वर्ष वही था जिस समय दयाल सिंह ने 1910 का श्रेय अपने उस समय जब बात कर रहे थे, है ना, वही समय था, 1910 का ही कार्यकाल था वो, है ना। तो ये चीजें गई वहां पर। फिर जब हम केशव चंद्र सेन की बात कर रहे थे, तो 1864 में हालांकि इन्होंने उस समय उन्हीं के प्रयासों से मद्रास में, केशव चंद्र सेन के प्रयास से मद्रास में ये भूमिका देखने को हमें मिली, ठीक है। फिर आपने अगर हम बात करें तो एक वेद समाज आया, ठीक है, वेद समाज। और वही जो वेद समाज था वो दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज बना। जो वेद समाज था, वेद समाज जो था वो दक्षिण भारत का था, तो दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। तो अगर कभी कभी पेपर में आता है कि भाई बताइए 1871 ईस्वी में वेद समाज का नाम बदला गया, तो वेद समाज का जो नाम बदला गया वो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, वो 1871 में ही बदला गया और उसका नाम था दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज, ठीक है। और वेद समाज की स्थापना किसने की है, तो वो नाम याद रखिएगा, धरालू नायडू, वेद समाज नायडू, ठीक है। और ये सारे की सारी जो भूमिकाएं थी बेसिकली अगर हम देखते हैं विंडो मैरिज एक्ट के ही अंतर्गत ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। विधवा विवाह मंडल भी हो तो भी वहाँ पे आती है। अगर पूछे पेपर में किसके द्वारा विधवा विवाह मंडल की स्थापना की गई है, तब भी हमें जस्टिस रनाडे का ही नाम लिखना है, जस्टिस रनाडे का ही नाम लिखना है, भूलना नहीं है इनके बारे में। और जस्टिस रनाडे ने 1861 में 1861 में विधवा विवाह संघ कह लीजिए या मंडल कह लीजिए, ये वही है जिसकी स्थापना इन्होंने किया था, ठीक है। महादेव गोविंद रनाडे नाम है इनका। और विधवा विवाह को प्रोत्साहन करने में इनकी एक अहम भूमिका मानी जाती है, ठीक है। इनकी एक, जी क्या कह रहे हैं मैडम, बताइए फिर से। सर, विधवा विवाह संघ और विधवा पुनर्विवाह संघ एक ही है क्या? नहीं, अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, है ना, ठीक है। आपने अभी विधवा विवाह एसोसिएशन बताया ना, तो वो जो पुनः विवाह की बात कर रहा था मैं ना, वो आपका 1891 का था। जो विधवा विवाह एसोसिएशन है वो आपको 1861 का ही रहेगा। और विधवा पुनर्विवाह 1853 का है ना? हाँ, बात चर्चा पर चर्चा 1891 से ही है। फिर बाद में ये जो डीके कर्वे वगैरह की भूमिका आई है, ये बाद में आई है, ये सब की, ये जोड़ कर मैंने बताया आप लोगों को इस तरीके से क्रम से। लेकिन विष्णु शास्त्री पंडित हैं कोई, तो उनके द्वारा स्थापित किया गया है शायद संघ। कौन सा? विष्णु शास्त्री पंडित नहीं, विंडो मैरिज एसोसिएशन मैम इन्हीं का नाम आता है, जस्टिस रनाडे का ही नाम आता है, महादेव गोविंद रनाडे का नाम आता है। महाराष्ट्र के सुकरात हैं ये, है ना, हमने इन्हीं के बारे में पढ़ा है ये चीज़ें, है ना, इन्हीं की भूमिका आती है। बाकी आप जो बता रहे हैं आपके पास अगर होगा स्क्रीनशॉट ग्रुप में डालिएगा, थोड़ा हम भी देखेंगे। अगर किताब में होगा तो उसको फ़ोटो खींच लीजिएगा, थोड़ा सा हम भी देखेंगे उसमें क्या चीज़ें हैं, कहाँ से है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें महादेव गोविंद रनाडे के बारे में था। इनकी विचारधाराएं जो थी पश्चिमी संस्कृति और औपनिवेशिक राज्य में काफ़ी प्रभावित रही है, ठीक है। और इनका योगदान प्रार्थना समाज में रहा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और आपने एक नाम सुना होगा, उनकी पत्नी का नाम रमाबाई था, जो एक शिक्षिका भी थी, है ना, बाद में जो डॉक्टर बन गई, है ना, ये रमाबाई की बात मैं कर रहा हूँ। और इन्होंने एक सेवा सदन के संस्थापक के रूप में काम किया, तो एक महिला अधिकार संगठन भी रह चुकी हैं, ठीक है। और रनाडे जी ने सामाजिक सम्मेलन आंदोलन के भी संस्थापक माने जाते हैं। और जब विधवा विवाह संघ के संस्थापक पूछे तो आपको रनाडे जी का नाम लगाना है, और ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग इनके बारे में। 1861 ही आपका सही जवाब माना जाएगा, 1861 ही आपका सही जवाब माना जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हिंदू विधवाओं के लिए विवाह को बढ़ावा देने में और औपनिवेशिक सरकार की परियोजना के लिए देशी दलालों के रूप में कार्य करने के लिए ऐसे विवाह की अनुमति देने और कानून पारित करने के लिए हिंदू धर्म में निषिद्ध था, ठीक है, निषिद्ध
था। और भारतीय अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो भी आप यहाँ पे कह सकते हो भारतीय अर्थशास्त्र के जनक। बेसिकली अमर्त्य सेन की भूमिका आती है, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, बट यहाँ पे ब्रिटिश सरकार को राजी करने के प्रयासों में इनका एक अहम भूमिका था, तो उस समय इनको कहा गया था भारतीय अर्थशास्त्र के जनक। लेकिन अभी जो है अमर्त्य सेन की भूमिका आती है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, है ना, अर्थशास्त्र के जनक में। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर तो एक 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस बदलती हुई परिस्थितियों में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। A.O. ह्यूम का नाम आता है, ये भी पेपर में पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। यद्यपि ह्यूम ने इसे सुरक्षा वाल्व के रूप में इसे स्थापित किया था, ठीक है। तथापि या यद्यपि कालांतर में इसने जो है इसमें समाज में काफ़ी सुधार आया, ठीक है, इसके माध्यम से। फिर 1887 में समाज सुधार के लिए एक नवीन संगठन की स्थापना हुई, जहां पे इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना गया। रनाडे इसके सचिव बने और इसका उद्देश्य बाल विवाह और दहेज प्रथा को बंद करना था, स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। इसी क्रम में आगे बढ़ाया गया, आर्य समाज ने इसकी स्थापना फिर हुई। फिर दयानंद सरस्वती की भूमिका आई 1875 में, इन्होंने भी बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, इनका कहना था कि वेदों की ओर लौटो, और सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक अहम पुस्तक मानी जाती है। फिर उसके बाद रामकृष्ण मिशन आता है, इसके बाद स्वामी विवेकानंद की भूमिका यहाँ पे होती है ना, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। फिर हम बात करते हैं समाज सेवा संगठन को लेकर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न बनकर भी पूछा जाता है। 1882 में पंडित रमाबाई द्वारा पूना में आर्य महिला समाज नामक एक संस्था की स्थापना हुई। पेपर में अगर पूछे आर्य महिला समाज की स्थापना किसने किया, तो पंडित रमाबाई का नाम लगाइएगा, और कब किया, तो 1882 आप लोग लगा के चले आइएगा। इसमें जो था अनेक स्थानों पर अनाथालय और लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की गई, और इसके बाद जो है 1887 में शशिपद बनर्जी द्वारा बंगाल में हिंदू विधवाओं के लिए एक विधवा गृह की स्थापना हुई। और इसी प्रकार प्रोफेसर डी के कर्वे के द्वारा भी पूना में जो विधवा गृह की स्थापना हुई, ये भी मैंने अभी आपको चर्चा कर चुका हूँ, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर हम बात करें तो बहुत सारे और भी ऐसे संगठन हैं, जैसे हमें देखने को मिलते हैं भारत में व्यवसाय समाज कार्य इंग्लैंड और अमेरिका के तरह ही हुआ, उसमें भी पश्चिम में जो समाज कार्य का उदय हुआ, वहीं से ही संस्कृति की आवश्यकता पर एक उत्तर के रूप में हुआ था। 20वीं शताब्दी में भारत में अगर हम बात करें, सेवक समाज और सामाजिक सेवा लीग मुंबई में समाज कार्य प्रशिक्षण भी प्रारंभ कर दिया गया। तो आपको मालूम होगा 1936 में मुंबई में एक व्यवसाय समाज कार्य विद्यालय की स्थापना हुई, जिसका नाम रखा गया था सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क स्थापित हुआ, है ना। और यह संस्थान जो था समाज कार्य में 2 वर्षीय डिप्लोमा प्रदान करता था, है ना। बाद में इसका नाम परिवर्तित हुआ 1944 को, कहीं कहीं 1945 भी नाम लिखता है, उसका नाम आ गया TISS हो गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस कर दिया गया, ठीक है। आपको बता दूं, यहाँ पे जब ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में एक ड्रीम यूनिवर्सिटी के रूप में जानी गई, तो ड्रीम यूनिवर्सिटी के रूप में कब जानी गई, ये भी अगर आप लोगों से प्रश्न बनाया जाए या पूछा जाए ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी में, तो आप लोग वहाँ पे जवाब दीजिएगा 1964 में। 1964 में स्वतंत्रता के बाद जो है अनेक समाज विभाग और विद्यालय अस्तित्व में आए, जैसे कि अगर हम बात करें वाराणसी में हम बात करें, ठीक है, तो वाराणसी में भूमिका हुई, फिर गुजरात में आया, फिर दिल्ली में आया, फिर बड़ौदा में आया, लखनऊ में आया, है ना। इस तरीके से कुल भारत में 35 समाज कार्य विद्यालय आए, है ना, भारत में। जिसमें से अगर हम बात करें तो जो समाज कार्य में पूछा जाता है, काशी अगर विद्यापीठ समाज कार्य विद्यालय का नाम आता है, तो आप लोग लगाइएगा 1947 का नाम। यदि आप लोगों से पूछा जाए लखनऊ समाज कार्य का, तो आप लोग नाम लगाइएगा 1949 में। यदि आप लोगों से पूछा जाएगा बड़ौदा विश्वविद्यालय समाज कार्य की संस्थान कब खोला गया, तो आप लोग 1950 लगाइएगा, वेरी गुड। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा मद्रास समाज स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना में, तो 1952 लगाइएगा, हाँ 52। और आगरा में समाज कार्य शिक्षा को लेकर बात अगर होगी तो 1955 आप लोग नाम लगा के आ जाइएगा। तो इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें, इसको आप सभी लोग जो है ध्यान रखिएगा, है ना। तो इस तरीके से उदय हुआ। फिर अगर हम बात करें जो 2005 में 177 हो गए, 177 हो गए, किंतु विद्यालय भारत में जो है
उतना वितरित नहीं हो पाए, उतने नहीं खोले गए जो समाज कार्य के ही पॉइंट ऑफ व्यू से काम करे। लेकिन जो मैंने भी इतना बताया है आपको ऊपर, ये सारे के सारे जो है एक बेहतर विद्यालय थे जो व्यवसाय समाज कार्य में एक अच्छा काम कर रहे थे। तो समाज अभी भी काम कर रहे हैं। समाज कार्य के विकास के लिए भारत में अगर हम बात करें, प्रथम समाज कार्य शिक्षा एक पुनरीक्षण समिति आई, तो वहीं से बात हुई थी। अब ध्यान से सुनिएगा, समिति वगैरह भी पूछा जाता है, कब प्रथम समिति कब आई समाज कार्य की, द्वितीय समिति कब आई, तृतीय समिति कब आई, ये समिति पूछा जाता है समाज कार्य में। तो समाज कार्य शिक्षा का पुनरीक्षण समिति, प्रथम पुनरीक्षण समिति पहली बार जो आई थी वो 1965 में आई थी, और जो फिर उसके बाद द्वितीय जो समिति आई थी वो 1980 में आई थी, और जो तीसरा आया था वो 1999 में आया था। तो ये तीन ही समितियों का गठन किया गया था, ठीक है। और ये तीनों समितियाँ जो थी एक प्रकार से एडिशन के रूप में आए थे, ठीक है, संस्करण के रूप में आए थे। पेपर में समिति का भी पेपर में प्रश्न पूछा जाता है ना, ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें। तो समाज कार्य के ज्ञान में और सुधार के लिए भारत में जो है समाज कार्य व्यवसाय को लेकर विभिन्न प्रकार की जो किताबें आई, पुस्तकें वगैरह आई, उसके अलावा विभिन्न प्रकार के कार्य जो है अग्रसर रहे हैं सोशल वर्क में। जैसे अगर हम बात करें, एक था इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क। जो इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क था वो 1940 में आया, और उसके बाद जो कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क था वो 1962 में आया, 1962 में आया, है ना। एक पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क आया जो 1984 में आया, है कि नहीं। आप लोगों ने पेपर में देखा होगा, मैंने आपको करवाया भी है, शायद 2022 में पेपर आया था, मैं वहाँ पे समझाया था आप लोगों से। फिर उसके बाद नेशनल जर्नल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क आया, वो 2000 में आया, ठीक है। ये आपको जो चार मैंने बताए ना, चार पेपर में आते हैं, और ये चार ही बेसिकली फेमस हुए हैं। और इससे तो बेसिकली बहुत सारे जर्नल्स आए हैं, लेकिन ये चार जो टाइप के मैंने जर्नल्स बताए हैं यही पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं, और अगर पूछे भी जाएंगे तो यही आएंगे, इसके अलावा और कोई नहीं आने वाला है ना। तो मैंने आपको यहाँ पे समिति बता दिया है, संगठन का ही पार्ट है। फिर समाज कार्य शिक्षा में कौन कौन से व्यावसायिक शिक्षा में भूमिका निभाते हैं इंस्टीट्यूट, वो विद्यालय वगैरह, उसके नाम बता दिए। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को जर्नल्स बता दिए, जो चार जर्नल हैं, चारों के चारों जर्नल जो हैं बहुत ही फेमस हैं, ठीक है। इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्पष्ट हो गया है आप लोगों की ये चीज़ें? एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। एक बार लास्ट वाला बता दीजिए जनरल्स जो आप बताए। सर एक बार चारों जर्नल्स के नाम ओके, बता दीजिए। एक जर्नल है मैम इंडिया जर्नल ऑफ सोशल वर्क जो 1960 का है, इंडिया जर्नल ऑफ सोशल वर्क जो 1940 का है, 60 का नहीं 1940 का है। फिर एक जर्नल है आपका 1962 का, 1962 का, जिसको कंटेम्परेरी बोलते हैं, कंटेम्परेरी बोलते हैं, ठीक है, कंटेम्परेरी बोलते हैं, टेम्परेरी जर्नल बोलते हैं, सोशल वर्क जर्नल बोलते हैं। ये आपका 1962 का है, 1962 का है। और जो 1984 का है वो पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क है, वो पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क है, ये आपको ध्यान रखना है, पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल वर्क है ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है 1984 का। और जो नेशनल जर्नल है, जो नेशनल जर्नल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क है वो 2000 का है, 2000 का है। बस ये चार हो गए, वो चार हो गए। स्पष्ट हो गया आपको? फिर उसके बाद अगर हम बढ़ते हैं आगे, तो देखिए गांधी जी का मैंने नाम बताया भी था आप लोगों से, काफ़ी कई बार एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है, यूजीसी के पेपर में सोशल वर्क में खूब पूछे जाते हैं ये गांधी जी का, ये जो शब्द है सर्वोदय, है ना, ठीक है। तो गांधी जी ने सर्वोदय, जी क्या कह रहे हैं आप? फिर से बोलिए, आवाज़ नहीं आई। सर सर्वोदय विनोबा भावे, हाँ वो आंदोलन है, अभी उस पर भी चर्चा कर देते हैं। अगर आपको विनोबा भावे के नाम आ रहा है तो अभी उन पे मैं चर्चा कर देता हूँ। देखिए पहले आप यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा, अभी मैं उनको भी समझाता हूँ। गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादन किया, ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा, एक लेखक थे, उनका नाम था रस्किन। पेपर में ये भी प्रश्न आता है, पूछा जाता है, क्या नाम था उनका? हाँ जॉन रस्किन, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। जॉन रस्किन की एक पुस्तक आई थी अनटू द लॉस्ट करके, गांधी जी के द्वारा गुजराती में जो था, इन्होंने एक किताब लिखा, और यहाँ पर इस किताब में सर्वोदय शब्द का जो अर्थ बताया, सबका उदय और सबका विकास से बताया, है ना। तो बेसिकली जब हम सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम की बात में करते हैं तो हमारे सामने महात्मा गांधी जी का नाम आता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। वहाँ पर महात्मा गांधी जी की ही भूमिका हमें देखने को मिलेगी जब भी कभी सर्वोदय जैसे शब्द की अवधारणा का कॉन्सेप्ट आता है।
ठीक है। तो जब अगर आपसे पेपर में प्रश्न आएगा ऐसे, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आपका जवाब होना चाहिए महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने। विनोबा भावे के द्वारा, सर ध्यान से सुनिएगा, विनोबा भावे के द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। सर्वोदय समाज की स्थापना की थी विनोबा भावे 1951 में। 1951 में। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? बताइए, अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप मुझे बताइए, मैं उसको क्लियर करता हूं। आवाज क्लियर है भाई? पूरा का पूरे सभी के सभी लोग शांत हो गए हो, एकदम शांत हो जाते हो। लिख रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो अब आप सुनिए, सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? अब मेरा सवाल ये है, तो जब सर्वोदय आंदोलन होगा तो ऑप्शन में आप ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी जी भी रहेंगे, विनोबा भावे भी रहेंगे। तब आप वहां किसको लगाएंगे? विनोबा भावे को लगाएंगे कि महात्मा गांधी जी को लगाएंगे? आंदोलन आएगा तो उनका नाम। देखो फिर से आप समझो, पहले आप समझो, अब मेरी बात को समझो। सुनो, सर्वोदय जो आंदोलन है, सर्वोदय एक संस्कृत वाक्य है जिसका अर्थ हमारा ये बताता है सार्वभौमिक उत्थान करना, सबकी प्रगति की बात करना। अब महात्मा गांधी जी ने राजनीतिक अर्थशास्त्र पर एक जॉन रस्किन की ग्रंथ थी, उस ग्रंथ का नाम था अनटू द लॉस्ट। वे अपने 1908 के अनुवाद में इन्होंने, गांधी जी ने अपने स्वयं के राजनीतिक दर्शन के उद्देश्यों का वर्णन कर दिया इन्होंने। बाद में गांधीवादी जैसे भारतीय अहिंसक नेता विनोबा भावे जी ने, अहिंसक की बात कर रहा हूं, हिंसा की बात नहीं कर रहा हूं, अहिंसक की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो विनोबा भावे ने भारत में स्वतंत्रता के बाद सामाजिक आंदोलन के लिए एक उपनाम के रूप में वाक्य का इस्तेमाल किया। मैंने फिर से बोलूंगा यही शब्द ताकि आप समझ लो जो मैंने प्रश्न किया था। मैंने आपसे कहा कि विनोबा भावे ने भारत के या भारत में स्वतंत्रता के बाद सामाजिक आंदोलन के लिए एक उपनाम, उपनाम का मतलब एक छोटा सा नाम उन्होंने अपने हिसाब से रखा विनोबा भावे जी ने। उन्होंने एक वाक्यांश का इस्तेमाल किया जिसका उद्देश्य यही था, गारंटी देना, मतलब आत्मनिर्णय और समानता समाज के सभी स्तरों तक वो चीज़ें पहुंच सके। यानी एक प्रकार के जब हम बात कर रहे हैं सार्वभौमिक उत्थान की या सबका विकास को लेकर, तो हमें भूमिका वहां पर देखने को मिलता है। यदि आपको यहाँ पे महात्मा गांधी जी को भी मैंने ऑप्शन में दे दिया, विनोबा भावे जी को भी दे दिया, तो सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? वो सर्वोदय आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। जब हम सर्वोदय आंदोलन ग्राम को रिलेट करें, आंदोलन को रिलेट करते हैं, जहाँ पे भूमि दान वगैरह को रिलेट करते हैं, तो ऐसे शब्दों में हमें देखने को मिलता है विनोबा भावे जी का नाम, विनोबा भावे जी का नाम, है ना? ऐसे ही कुछ मिलता है, बताइए हाँ या ना? बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तब वहां पे आप लोग नाम लगाइएगा, किसका? आप नाम लगाइएगा वहां पर विनोबा भावे जी को। यहाँ पे जो सर्वोदय शब्द है वह बताता है आपका एक प्रकार से सबका उदय, सभी का विकास। सर्वोदय जो भारत का बहुत पुराना आदर्श नाम है। सर्वोदय का अर्थ यह है सर्व सेवा के माध्यम से समस्त प्राणियों की उन्नति करना, और ये जो समस्त प्राणी है ये आपको बताता है विनोबा भावे। अब मैं आपको बता दूं, विनोबा भावे जी भूदान आंदोलन की भूमिका अगर हमें देखेंगे तो वहां पर उनकी भूमिका हमें देखने को मिलती है, विनोबा भावे जी का। तब वहां पर अगर जहां भूदान आंदोलन रिप्रेजेंट होगा, सर्वोदय को रिप्रेजेंट करके बताएगा, तो आप लगाइएगा उनका नाम। अदरवाइज विनोबा भावे जी का नाम यहाँ पर आप कहीं मेंशन मत करिएगा, वरना पेपर में आपका एक सवाल गलत हो जाएगा। जब भी सर्वोदय का नाम आया, सबके हित की बात किया जाए, जहाँ व्यक्ति का हित निहित हो, जहाँ एक न्याय का कार्य भी वकील के समान ही मूल्यवान होता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों को अपने कार्यों से स्वयं की आजीविका प्राप्त करने का अधिकार होता है, और श्रमिक का जीवन भी एकमात्र जीने योग्य जीवन है। तो ऐसी भूमिकाएं महात्मा गांधी जी में देखने को मिलता है, सबका सम्मान और उन्नति करना।
व्यक्ति के आत्म संयम की भावना का विकास करना है, सर्वोदय कहता है। शोषणहीन समाज की स्थापना का प्रयास करना, ये सर्वोदय कहता है। मानव समाज के सर्वांगीण विकास का प्रयास, सर्वोदय कहता है। लोक नीति के आधार पर शासन संचालन का, सर्वोदय कहता है। सत्ता को विकेंद्रीकृत करना है, ये सर्वोदय कहता है। अनटू द लास्ट की बात आए तो ये भी सर्वोदय में ही पार्ट बनता है, सर्वोदय का ही बात बनता है। साधन शुद्धि की बात होगी तो भी ये सर्वोदय का पार्ट बनता है ना। ये चीजें हमें सर्वोदय का अगर बात करें तो महात्मा गांधी जी की भूमिका हमें देखने को मिलती है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं विनोबा भावे जी का भूदान आंदोलन, किसकी बात करते हैं? भूदान आंदोलन। विनोबा भावे जी ने सन 1951 में स्टार्ट किया था और यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा भावे जी की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण करना सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से उसकी सफल कोशिश की जाए, सफल कोशिश की जाए। आचार्य विनोबा भावे जी की भूमिका भूदान आंदोलन से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है, रिप्रेजेंट होती है, जहां इन्होंने भूदान ग्राम दान आंदोलन की बात किया था। अब पेपर में अगर मैं कहूं ग्राम दान आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है तो आपके सामने जवाब होना चाहिए। अगर ग्राम, हाँ, यहाँ पे आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि भूमि के स्वैच्छिक दान को लेना और भूमिहीन को वितरित करना, भूमिहीन को वितरित करना, ये बेसिकली भूदान आंदोलन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। याद रखिएगा कि जो भूस्वामी होता है वो भूस्वामियों से भूमि का 1/6 ये हिस्सा मांगने वाले आंदोलन में परिवर्तित होने लगा। और ये जो था ग्राम दान वगैरह या भूदान वगैरह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में जो है मगरोठ था, एक क्षेत्र है, वहाँ से ये आंदोलन में एक भूमिका जो है देखने को हमें मिली। तो विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया भूदान ग्राम दान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। अगर रक्तहीन कोई आंदोलन है तो वो है भूदान आंदोलन, वो है भूदान आंदोलन। स्पष्ट हो गया ना सारी चीजें भूदान आंदोलन के बारे में भी, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना, विनोबा भावे के बारे में भी और महात्मा गांधी जी के बारे में, ठीक है, महात्मा गांधी जी के बारे में। बाकी तो आपको मालूम ही है भूदान आंदोलन में जो भूमिका निभाई गई है वो बेसिकली एक बार आंध्र प्रदेश के एक गांव में हरिजनों की स्थितियों को देखने के लिए हरिजन नक्सलवादी एक जो है उपद्रवी थे या उग्रपंथी लोग थे जिन्होंने अत्याचारों के शिकार हुए थे। तो विनोबा भावे ने ही वहाँ पे जो है एक प्रकार से 80 एकड़ के करीब जो भूमि जो है प्रदान की थी, 80 एकड़। हालांकि पेपर में नहीं पूछा जाएगा कितने एकड़ वगैरह, ठीक है। और 1 एकड़ में लगभग पौने 4 या 4 बीघा की जमीन होती है और 1 बीघे में 20 बिस्वा होता है। ये जानते हो कि नहीं आप लोग? अभी पेपर में नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, पेट का पेपर नहीं दे रहे हो, बट ऐसे ही मैं आप लोगों को बता दिया है, ठीक है ना जी? नहीं मैम, 2.5 बीघा नहीं होता है ना? हाँ, अलग अलग ऐसा कह सकते हो। यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी की बात कर रहा हूँ, पौने 4 होता है, 3.95 या 4 के आसपास होता है, ऐसे है ना, बीघा जमीन। और 1 बीघा में होता है 20 बिस्वा होता है, 20 बिस्वा होता है। चलो छोड़ो इसको, आगे बढ़िए। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा। फिर उसके बाद गांधी जी ने सर्वोदय आंदोलन की में अपनी भूमिका निभा दी। और फिर हम आगे बात करते हैं समाज सेवा के लिए प्रशिक्षण। तो भारत में भारतीय समाज के लिए समाज सेवा प्रदान किए जाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा था, परंतु प्रशिक्षण और एक नैतिक वातावरण और अनौपचारिक रूप से दिया गया, औपचारिक रूप से भी व्याख्यान किया गया, व्यवहारिक शिक्षा का मैनेजमेंट भी किया गया है ना। प्राचीन काल में अगर हम बात करें 20वीं शताब्दी में, देखिए पहली बार इस प्रकार का प्रयास किया गया था जबकि सोशल सर्विस लीग की स्थापना हुई और इसी संस्थान में जो है स्वयं सेवकों के लिए अल्पावधि के लिए पाठ्यक्रम भी चालू किया गया, यानी स्टार्ट हुआ, स्वयं सेवकों को समाज सेवा के लिए तैयार किया गया था, ये चीज़ आई। फिर उसके बाद 1936 में मैंने अभी आपको समझाया ना, पहली बार जो है व्यावसायिक शिक्षा के लिए सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क का नाम स्थापित हुआ। और आपको मालूम होगा कि उस समय डॉक्टर मॉन्सर्ट निदेशक के रूप में थे और सर दोराबजी
इनका पूरा नाम अगर हम बात करें, टाटा रतन जहांगीर दादा भोई इनका पूरा नाम है, जो इसकी स्थापना किया था 1936 में। मनसर्ट महोदय इसके प्रथम निदेशक थे। आज वर्तमान में सादनी भारत हैं, है ना। नाम परिवर्तित हुआ आपका 1944 में, मैंने आपको बताया था। 1955 भी आपका आ जाता है पेपर में। जब ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी की बात आई तो 1964 में आई, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा इसमें। फिर उसके बाद देखिए यहाँ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस नाम परिवर्तित हो गया, है ना। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। फिर आगे बढ़िए, ये वही चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है ना। मध्यकाल में क्या चीज़ें थी, सिद्धांत इस्लाम वगैरह खैरात जैसे शब्द आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद आधुनिक काल में अगर हम बात करें तो अभी भी मैंने बताया था 1829 में किनकी, राजा राम मोहन राय की भूमिका, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, है ना। इन सब की भूमिका हुई। फिर 20वीं शताब्दी में आया, ठीक है। 1905 में भी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भूमिका रही, ठीक है। यहाँ से देखिए 1906 में जो है डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना हुई मुंबई में, है ना। जो भी सामाजिक दशाओं में सुधार करने की बात होता था, इसमें भी महात्मा गांधी जी ने सर्वोदय शब्द का भी यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ, ठीक है। ये भी चीज़ें मैंने बता दिया, ठीक है। वो आपका क्लियर होगा। एक आप ध्यान रखिएगा, ये भी आप लोगों से कई बार पेपर में पूछा जाता है। आपने नाम सुना ही होगा, यहीं पर आप लोग क्लियर कर लीजिए, आप सभी लोग, है ना। केंद्रीय समाज कार्य मंडल, आपने नाम सुना है इसके बारे में, बताइए। केंद्रीय समाज कार्य बोर्ड, 1953। तो ये वही है मैम, जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ये वही है केंद्रीय समाज कार्य मंडल, ये वही है। 12 अगस्त 1953 को भारत सरकार ने यह प्रस्ताव द्वारा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से महिलाओं, बच्चों और अपंग या दिव्यांग के कल्याण कार्यक्रमों को लागू करना और समाज कार्य गतिविधियों को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से की गई थी ये चीजें। फिर आपको बता दूं 1969 तक यह बोर्ड जो है सरकार के अंग के रूप में काम करी। बाद में यह एक वैधानिक दर्जा प्रदान हो गया इसको, और यह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो है कल्याणकारी कंपनी तौर पर इसको पंजीकृत कर दिया गया। तो पंजीकृत की अगर जब भूमिका आती है कंपनी एक्ट के तहत 1956 के अकॉर्डिंग, तो धारा 25 आता है, और धारा 25 में ध्यान रखिएगा वर्ष को लेकर 1969 को, ठीक है। और यहां पर आप एक चीज ये ध्यान रखिएगा, एक और वर्ष आता है हमें देखने को मिलता है, इसमें बेसिकली जो समाज के वंचित वर्ग हैं, जो विशेष रूप से महिला और बच्चे हैं, उनकी कल्याण सेवाएं प्रदान करता था ये, है ना। तो 1954 में, कब, 1954 में राज्यों और संघ क्षेत्रों के बोर्ड के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और कल्याणकारी सेवाओं के विस्तार और विकास में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की सहायता हेतु राज्य समाज कल्याण परामर्श बोर्ड को स्थापित किया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये बेसिकली जो विभाग खोला गया उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य है, जिसमें यहाँ पर 1954 में यह विभाग एक अपनी अहम भूमिका निभाता है। और वर्तमान में अगर मैं आपसे बात करूं, 32 राज्य बोर्ड हैं इसके वर्तमान में। आज 2022 की बात मैं कर रहा हूं, डेटा दे रहा हूं, तो कुल टोटल 32 राज्य बोर्ड हैं। झारखंड के राज्य बोर्ड का गठन हाल ही में किया गया है, लगभग 2021 के आसपास बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड जो बनाया गया था, जो रजिस्टर्ड हुआ था 1969 में, है ना, कंपनी एक्ट के तहत, वह इसका जो क्षेत्र था, जो उद्देश्य था, वो समाज कल्याण का ही क्षेत्र था, जहां स्वयंसेवी संगठनों का निर्माण करना था, है ना। जहां पे समय समय पर संरक्षण करना, शोध करना, मूल्यांकन करना, ये सारा चीज़ें काम करता था केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, ठीक है। कमजोर वर्ग के लोग जैसे महिलाएं, वृद्ध और दिव्यांग और बीमार व्यक्ति आदि जैसे हैं, उनके कल्याण से संबंधित था ये सामाजिक कल्याण संबंधित गतिविधियों को मोटिव करता था, प्रोत्साहित करता था केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, है ना। अनुदान भी प्राप्त करता था, है ना। बोर्ड के द्वारा बनाए गए जो समाज कल्याण संबंधी कार्यक्रम थी या गतिविधियां थी, वो भी चलाता था ये, उसको कोऑर्डिनेट करता था ये, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखिएगा। और जब कार्यालय संगठन में बेसिकली 6 ही सदस्य हैं,
6 सदस्य। ये यूके अगर हम बात करें उत्तराखंड चिकित्सा समाज कार्य के पेपर में लगभग यहीं से 4 प्रश्न पूछे गए थे। 4 पेपर, अगर प्रीति मैडम क्लास में है शायद उन्होंने दिया था पेपर यूके का, तो उनको मालूम है 4 प्रश्न आए थे केवल केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड से। जितनी मैंने बातें बताई यही सारी आई हुई थी, यही सारी बातें आई हुई थी, है ना, है कि नहीं? सर, क्वेश्चन आए थे सर। हाँ, 4 प्रश्न आए थे इसमें से। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, मेडिकल सोशल वर्क से रिलेटेड है, ये आप लोगों को देखने को दोबारा भी मिल सकता है ना, मेडिकल सोशल वर्क में। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखिएगा। और राज्य बोर्ड की स्थापना पर जो खर्च करने वाला व्यय होगा वो बेसिकली केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड 50% खर्च करेगा, और 50% कौन खर्च करेगा? राज्य सरकार करेगी, हाँ स्टेट करेगी। वेरी गुड। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है ना। तो ये है सर एक बार ये 1969 का क्या बताया फिर से? ये पंजीकरण की प्रक्रिया है मैम। 1969 में पंजीकरण की प्रक्रिया है। ये 1969 तक बोर्ड सरकार के एक अंग के रूप में काम कर रही थी। तो उसके बाद इन्होंने पंजीकरण की प्रक्रिया में आई और फिर बोर्ड को एक वैधानिक दर्जा दे दिया गया, जहां कंपनी एक्ट की भूमिका आने लगी। तो पंजीकरण की भूमिका थी उस समय, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको भाग बन गया। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। धारा 25 और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की अगर हम बात करते हैं तो 1860 में जो रजिस्टर्ड होता है वो धारा 8 के अकॉर्डिंग होता है। ये भी पेपर में पूछा गया था। अब बहुत सारे बच्चे, अच्छा ऑप्शन में वहाँ 25 भी मिलेगा, और 25 की बात करता हूँ तो मैं कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग मिलता है, और 1860 की अगर बात करता हूँ तो धारा 8 की मिलती है ना। ये भी आप 2 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और 25 आपको मिलेगा केवल केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड मिलेगा, बाकी और भी कोई एनजीओ वगैरह संस्था वगैरह होता है तो धारा 8 के अकॉर्डिंग 1860 में ही जाएंगे। सोसाइटी पंजीकरण इसको बोलते हैं ना, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक ट्रस्ट होता है, न्यास होता है, वो भी धारा 8 में ही देखने को मिलती है ना। फिर उसके बाद देखिए 1848 में दिल्ली समाज कार्य बोर्ड। देखिए दिल्ली बेसिकली क्या है, अगर हम बात करें तो 1946 है, दिल्ली 1946 है, 48 ना करके आप 1946 कर लीजिए। और जे अच्छा देखिए जे इंस्टीट्यूट लखनऊ की बात कर लेते हैं। आपको तो मालूम होगा लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य की जब स्थापना हुई तो 1949 में ही हुआ था, ये आप जानते ही है। वर्तमान समय में विभिन्न विद्यालयों में समाज कार्य की शिक्षा दी भी जा रही है, ये बात जानते हैं आप सभी लोग, है ना। यहाँ आपके सामने देखो पेपर है ये। अब आप दिल्ली को जानते हो, दिल्ली की स्थापना समाज कार्य की अगर हम बात करते हैं तो कब हुआ था बताइए जरा दिल्ली का? 1946। और अगर हम बात करें 47 का तो काशी कहीं पे लिखा हुआ है? काशी कहाँ पे लिखा हुआ है? ये थर्ड में। 1940 हाँ 49 की बात करें तो लखनऊ कहीं लिखा हुआ है, लखनऊ। ये बड़ौदा की बात अगर हम लोग करते हैं 50 कहीं लिखा हुआ है, ये देखो बल गया आपका ऑप्शन। तो इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन आते हैं, ऐसे पेपर में आते हैं आप लोगों से मिलाने के लिए। तो ये चीज़ें आपको पता रहेगा तो आप आसानी से कर लेंगे, ऑप्शन को मिला लेंगे, ठीक है। अब देखिए सर दोराबजी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क की नाम परिवर्तित हुआ। नाम परिवर्तित कब हुआ था? 1945 तो है नहीं ऑप्शन में। जब 45 नहीं तो कहीं 44 है, तो जब 44 है तो उसको लगा दीजिए। दिल्ली सोशल वर्क के बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया है तो आप जानते हैं 1946 लगा दीजिए। और आपको मैंने काशी विद्यापीठ के बारे में बताया है 47 लगा दीजिए। और लखनऊ का 49 बताया, ये इसको लगा दीजिए, आपका सही हो गया, ऑप्शन मिल गया, ठीक है। ऐसे पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चंस, है ना। अब ये देखिए पेपर में मैंने ये 2022 किसका पेपर है? 2022 का ही है, सॉरी 2021 का है, हाँ 2021 का पेपर ये। अभी मैंने आपको बताया था ना इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क, अभी आप लोगों ने लिखा भी है, लिखा कि नहीं लिखा है? अरे भाई भूल गए क्या? हाँ, तो इसकी स्थापना 1940 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इंडिया जनरल सोशल वर्क की बिल्कुल कर सकते हैं 1940। फिर अब जनरल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन रिसर्च एंड एक्शन की बात किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो मैंने आपको बात किया है इसको आप छोड़ दीजिए, हालांकि ये 2015 का है, इसको छोड़ दीजिए अभी आप। हाँ कंटेम्प्रेरी की बात अगर हम करते हैं तो अभी कंटेम्प्रेरी के बारे में बताया था 1962 है, आप लगा दीजिए। फिर मैंने अभी आप लोगों से पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क की बात किया था 1984 लगा दीजिए, 84 लगा दिए। अब यहाँ पे देखिए एक एजुकेशन रिसर्च और एक्शन आ गया, मैंने पढ़ा अभी आपको नहीं बताया, तो ये 2015 कर दीजिए, 2015 कर दीजिए। अगर ये नहीं आएगा तो इसके जगह पे जानते हो क्या आएगा? नेशनल जर्नल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क आएगा, वो 2000 का होता है, वो 2000 का है, या तो वो आएगा। तो ये पेपर 2021 का आप वैसे ही आप इजीली कर सकते हैं, है कि नहीं। देखिए सरल पेपर है ना, क्वेश्चन सारे सरल। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हट के है, इसके बारे में अभी मैंने आपको आज पढ़ाया नहीं है, बट आप यहाँ पे मुझे बताइए, आप सभी लोग ये किसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं?
यहाँ पर। अच्छा छोड़ दीजिए इसको, चलो आगे बढ़िए। ये वाला पेपर देखिए, ये वाला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में प्रथम समाज कार्य विद्यालय का विभाग किस, अगर वर्ष मालूम होगा तो आप बता दोगे स्वतंत्र। काशी विद्यापीठ। काशी विद्यापीठ वाला, वेरी गुड। यहाँ पर काशी विद्यापीठ इज द राइट आंसर मान लिया जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा। तो ये देखो ऐसे पेपर में प्रश्न आते हैं, है ना, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। ये वाला मैं टॉपिक करवाऊंगा ना, कल करवाऊंगा आप लोगों को वहाँ पे, तो ये वाला सवाल बता दूंगा। कहाँ चला गया वो सवाल? सर वही वाला पूछना था, ये वाला। ये वाला मत पूछो ना, इसको बता देंगे, ठीक है। जब भी करवाएंगे सोशल वर्क थ्योरी प्रैक्टिस एंड चेंजिंग, वहाँ पे बताएंगे द फ्यूचर सोशल वर्क किसने बताया, द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल वर्क किसने बताया, है ना। ये सारी चीज़ें मैं लिखवाऊंगा वर्ष के साथ, तो वहाँ पे करना। और याद रखिएगा, मैं जब कहूँगा आप लोगों से कि ये पेपर में आया था कि नहीं, थ्योरीज वर्क को लेकर, पॉलिटिकल को लेकर, ठीक है, पॉलिटिक्स को लेकर, फ्यूचर को लेकर, तो आपको याद आ जाना चाहिए उस समय कि हाँ ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था 2021। मैं बोलता रहता हूँ कि देखो ये पेपर में पूछा गया है, ठीक है, मैं तुरंत बोल देता हूँ कि देखो पेपर में आया था, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये करवाऊंगा वर्ष के साथ वाला, मैं लिखवाऊंगा आप लोगों को, और पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी पीडीएफ में लिखा हुआ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, है ना। आज आपका भारत को जो समाज कार्य था ये समाप्त हो गया, ठीक है। आगे जो है कल हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक, एक नई चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम लोग अप्रोच ही पढ़ते हैं, अप्रोच पढ़ेंगे और थ्योरीज वगैरह पढ़ेंगे, इसके बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। कोई डाउट किसी के मन में अगर है तो आप लोग पूछ लीजिए अभी।